Hello everyone, welcome to the English Pathshala by Dikshit ma'am. So today I have come up with the explanation of the poem Dust of Snow written by Robert Frost. It is a small poem of 8 lines but it has deep meaning. So let's get started with the explanation. The first stanza, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Way का meaning क्या होता है? Manner, तरीका. Shook down means to move with quick movement, हिलना. एंड डस्ट ऑफ स्नो टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक बारीक कण. हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला कॉनिफर ट्री होता है एंड दिस इज अ पॉइजनस ट्री जिसपे कि वाइट स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं. यू कैन सी द इमेज. इट इज़ क्वाइट सिमिलर विथ पाइन ट्री. पाइन ट्री जैसा होता है. वहीं पोइट ने यहाँ पर क्रो का भी यूज़ किया है. हेमलॉक ट्री एज वेल एज क्रो, दोनों का ही. क्रो को हम जनरली क्या समझते हैं? इनऑस्पिशियस समझते हैं. तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री कैसा है? पॉइजनस. तो पोइट ने यहाँ पे दोनों का ही यूज़ किया है. क्या बताने के लिए? सैडनेस, डार्क और डिप्रेसिव मूड को बताने के लिए पोइट ने इन दोनों का ही यूज़ किया है. तो पोइट इस पोम के इस स्टैंजा के थ्रू पोइट ने यहाँ पे क्या सीन क्रिएट किया है देखते हैं. एक विंटर का दिन था, मीन्स ऑल द ट्रीज वर लेडन विथ स्नो. सर्दियों के दिन थे और सारे पेड़ किससे? बर्फ से ढके हुए थे. तभी क्या होता है? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर आके एक क्रो आकर बैठता है और उसके सडन मोशन की वजह से जो मास ऑफ स्नोफ्लेक्स पोइट के ऊपर गिरती है, और उस स्नोफ्लेक्स मतलब बर्फ़ के गिरने से जो पोइट को क्या हुआ, ये पोइट ने उसके बाद पोइट का क्या चेंज होता है, पोइट का मूड कैसे चेंज होता है, ये पोइट ने सेकेंड स्टैंजा में बताया है. अब हम देखते हैं इसकी पोइटिक डिवाइसेस. सो फर्स्ट देखते हैं राइम स्कीम. राइम स्कीम क्या है? देखिए, फर्स्ट द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो यहाँ क्रो एंड स्नो राइम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ए एंड मी एंड ट्री राइम कर रहे हैं, तो ये इसको हम देंगे बी. तो ये क्या हुआ? ए बी. नेक्स्ट जो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस है एंजेपमेंट. एंजेपमेंट क्या होता है? जब कोई भी लाइन बिना पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू होती है, स्टेंजा में कंटिन्यू होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंजेपमेंट. तो यहाँ पूरा ही स्टेंजा एंजेपमेंट का एग्जाम्पल है. यहाँ देखिए कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप है. सो दैट्स व्हाई इट इज एंजेपमेंट. नेक्स्ट है एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? जब बॉबल साउंड का रिपीटिशन होता है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, जैसे शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ ओ साउंड का रेपिटेशन हो रहा है शुक डाउन ऑन में. ओ साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ डिवाइस ऑफ एसोनेंस. नेक्स्ट है यहाँ पर मेटाफर. मेटाफर का यूज़ कैसे हुआ? द पोइट हैज़ कंपेयर द स्नोफ्लेक्स. स्नोफ्लेक्स का पोइट ने किससे कंपेयर किया है? डस्ट. लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. गिव हार्ट मीन्स मेक हैप्पी, खुश होना. चेंज ऑफ मूड, चेंज इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वर्तमान की मनोदशा में बदलाव होना. सेव्ड मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग वेस्ट, बर्बाद होने से बचाना. एंड ड्यूड मीन्स लेमेंट, रिग्रेट, पछतावा होना. तो पोइट ने यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में बात की है कि किस तरीके से हेमलॉक ट्री पे एक क्रो आके लाइन करता है और उसके मोशन की वजह से जो स्नोफ्लेक्स हैं उनके शोल्डर पे गिरते हैं, कुछ स्नोफ्लेक्स गिरते हैं. सेकंड स्टेंजा में पोइट बता रहे हैं कि उन स्नोफ्लेक्स के गिरने का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड द वे द शॉवर ऑफ स्नोफ्लेक्स हैड एन इफेक्ट ऑन हिम. इट हैज़ चेंज हिज मूड. के जिस तरीके से स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरे और उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, इट हैज़ चेंज हिज मूड, इससे उनका मूड चेंज हो गया. इससे क्या पता चलता है कि मीन्स बिफोर दैट ही वॉज इन सलेन मूड, ही वॉज इन डेस्पेरिंग मूड. वो दुखी थे, परेशान थे, उदास थे. इसका रेफरेंस हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज पोइट ने किसका यूज़ किया है? क्रो, जिसको कि हम बैड ओमेन समझते हैं, एज वेल एज हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है. तो इससे पता चलता है कि पोइट का मूड कैसा था? वो बहुत दुखी थे, बहुत उदास थे. बट द वे द स्नोफ्लेक्स फॉलिंग ऑन हिम ऑल ऑफ सडन, जिस तरीके से ऑल ऑफ सडन स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरते हैं, ग्लैडेंड हिज मूड, उनका ग्लैडेंड हिज हार्ट, उनके दिल को खुश कर देते हैं और उनका मन चेंज हो जाता है, उनका दिल खुश हो जाता है. तो पोइट ने यहाँ पे क्या बताया है? एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. पोइट एक ये सोच रहे थे कि आज का तो मेरा दिन पूरा बर्बाद जाएगा,
जिस दिन के ही सेड द पर्टिकुलर डे वुड गो वेस्ट, कि मेरा पर्टिकुलर डे पूरी तरीके से बेकार जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि जिस तरीके से स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरते हैं और उनके दिल का हाल चेंज हो जाता है। द शॉवर ऑफ डस्ट लाइक स्नो ऑन हिज शोल्डर चेंज हिज मूड, कि जिस तरीके से डस्ट लाइक स्नो उनके ऊपर गिरती है उनके शोल्डर पे और उनका मूड चेंज हो जाता है। इससे क्या है कि इट मेड हिम फील दैट द डे हैड नॉट बीन कंप्लीट वेस्ट, इससे उनको ऐसा लगता है कि मेरा एटलीस्ट पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ। आई हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, मैंने एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे हैड बीन प्लीजेंट, कुछ दिन का जो हिस्सा है मेरा कैसा है, प्लीजेंट रहा, खुश रहा। और इस तरीके से उनको एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो पोइट यहाँ दूसरी चीज़ पोइट ने यहाँ क्या इंडिकेट करने की कोशिश की, पोइट ने यहाँ पे क्या बताया है कि वी शुड नॉट टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, जिनको हम बैड ओमेन समझते हैं, जिनको इनऑस्पिशियस समझते हैं। समटाइम्स सच टाइप ऑफ इनऑस्पिशियस थिंग्स, जो कि जिनको हम बैड थिंग कंसिडर करते हैं, बिकम्स गुड, कुछ ऐसा अच्छा कर जाती हैं जिससे कि हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आता है, बदलाव आ जाता है। सो विद दिस गाइस I come to an end of the explanation. Now we will discuss the literary devices of this stanza. एक बार sum up करते हैं, इसका पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से एक क्रो आके, विंटर का डे है, क्रो आके हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है उसके ऊपर आके बैठता है और उनके बैठने की वजह से जो स्नो फ्लेक्स पोइट के ऊपर गिरते हैं इससे उनको कुछ चेंज होता है, और जिसको कि वो समझ रहे थे कि आज मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया है, ऐसा नहीं होता है। उनका मन चेंज हो जाता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपना कुछ दिन बचा लिया। लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट वन, राइम स्कीम। हार्ट एंड पार्ट राइम कर रहे हैं, सी सी, एंड मूड एंड रूट राइम कर रहे हैं तो डी डी, तो राइम स्कीम क्या हुआ, सी डी सी डी। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट, स्टैंजा फर्स्ट एंड स्टैंजा सेकंड दोनों में एंजॉयमेंट का यूज हुआ है। एलिटेशन, एलिटेशन हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ एस साउंड का रेपिटेशन है हैज़ एंड हार्ट में। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स रेपिट क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग मिडिल और एंड, तो यहाँ पे यूज हुआ है डे आई हैड ड्यूड, तो यहाँ डी साउंड प्रोमिनेंट है तो यहाँ ये कॉन्सोनेंस है। एंड नेक्स्ट डिवाइस है सिनेक्डिकी। सिनेक्डिकी क्या होता है, पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई द होल, किसी भी एक चीज़ के पार्ट को एज ए होल बताने के लिए किया जाता है सिनेक्डिकी का यूज़। जैसे हम मैरिज की बात करते हैं कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो ऐसे, तो वहाँ हाथ मांगने का मतलब है प्रपोजल से, मैरिज प्रपोजल से। तो यहाँ पर्टिकुलर हैंड हमने बोला है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रपोजल ऑफ मैरिज। तो यहाँ सिनेक्डिकी का पोइट ने कहाँ यूज किया है, द पोइट हैज़ मेंशन दैट हिज हार्ट वॉज गिवन अ चेंज ऑफ मूड। पोइट जब ये कहते हैं कि उनके दिल में कुछ चेंज हुआ, बट पोइट किसकी बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली हिज हार्ट बट हिज एंटायर सेल्फ। सिर्फ हार्ट ही नहीं, इवन पोइट का पूरे के पूरा चेंज हो जाता है। हु हैज़ बीन गिवन अ चेंज ऑफ मूड बाय द डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उनका पूरा का पूरा मूड इवन सब कुछ उनका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पोइट ने सिनेक्डिकी का यूज़ किया है। सिम्बोलिज्म का यूज़ भी पोइट ने किया है, जैसे हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है। तो हेमलॉक ट्री किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ डेथ। इन क्रो, क्रो सिम्बोलाइज कर रहा है, क्रो इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन एज वेल एज द अगलीस्ट बर्ड्स अमंग द वर्ड्स। So with this guys, I come to an end of this topic, the explanation of the dust of snow. अगर वीडियो पसंद आता है then please do like, comment, share and subscribe. Thank you.